साथियों नमस्कार। पुनः आपका धरतीपुत्र फाउंडेशन में स्वागत है। धरतीपुत्र फाउंडेशन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, यह एक सोच है, यह एक मिशन है। धरतीपुत्र फाउंडेशन उन लोगों की मदद करने के लिए स्टार्ट किया गया है, चलाया जा रहा है, खोला गया है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कहीं बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुला सपना देखने का छूट देता है और आपके सपने को साकार करने के लिए ये आपके साथ तत्पर है, खड़ा है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए धरतीपुत्र फाउंडेशन खड़ा है। हम चाहते हैं कि जो लोग महल में रहते हैं, महल में रहने वाला व्यक्ति का बच्चा जैसे सपना देखता है आईएएस पीसीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, हमारी कोशिश है, धरतीपुत्र फाउंडेशन की कोशिश है कि ठेला पे अंडा लगाने वाले का बेटा भी वही सपना देखे। हम उस गरीब मजदूर मजलूम के सपने को, उसके बेटे के सपने को साकार करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। साथियों, जैसा कि अब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, अब कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट है, तो जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटियों में अब बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए आपको एक प्रदेश लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ता है और धरतीपुत्र फाउंडेशन उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए निःशुल्क आपके साथ खड़ा है। हम आज आपके सामने पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि ये चैनल कभी भी पैसा लेके पढ़ाई नहीं कराएगा, कभी ये किसी पेड ऐप को लॉन्च नहीं करेगा। ये हमेशा उनकी मदद करेगा जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, जो प्रगति की सबसे निचले सीढ़ी पर हैं, सबसे निचले पायदान पर हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में हम बताए थे आपसे कि एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर किन भाषाओं का शब्द है, एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और क्लास के लास्ट में हमने बताया था कि जो कृषि की जाती है, जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है, जो खेती की जाती है, वो भारत के कितने हेक्टेयर एरिया में खेती की जाती है। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो टोटल एरिया है वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। इसका अर्थ यह है कि ये जो 141 मिलियन हेक्टेयर है, इस पे भारत में खेती की जाती, इतनी एरिया में क्या की जाती है, खेती की जाती है। आपका ध्यान हमेशा व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। तो 141 मिलियन हेक्टेयर पर टोटल उत्पादन किया जाता है रबी खरीफ मिला के, ठीक है। तो रबी खरीफ मिला के, लेकिन जो उत्पादन किया जाता है, आप देखते होंगे कि जैसे एक इलाहाबाद जनपद को ही आप ले लीजिए। इलाहाबाद टोपोग्राफिकल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इलाहाबाद जिला नहीं, इलाहाबाद एक देश है। अब लोग सोचेंगे कैसे इलाहाबाद एक देश है, क्योंकि इलाहाबाद की कुछ एरिया, उस जनपद की कुछ एरिया ऐसी है जहां सिंचित क्षेत्र है, जहां क्या है, सिंचित क्षेत्र है, इरिगेटेड क्षेत्र है। कुछ इलाहाबाद की एरिया ऐसी है जहां पे क्या है, रेनफेड एरिया है, जहां वर्षा आधारित खेती होती है। जैसे गंगा पार आप कौड़िहार जाएंगे, सोराव जाएंगे, ये एरिया क्या है, सिंचित क्षेत्र है। यहाँ सिंचाई उपलब्ध है
और लोग खेत की सिंचाई करके अपने पास संसाधन है, नहर है, ट्यूबवेल है, कुएं हैं, नलकूप है, ठीक है, उनकी खुद की बोरिंग है, तो उससे सिंचाई करते हैं। और रेनफेड एरिया क्या है, जैसे इसकी एक ब्लॉक है, ये तहसील भी है कोरांव, ठीक है, क्या है कोरांव। कोरांव जो है ये वहां की जो एमपी से लगा हुआ क्षेत्र है वो टोटल रेनफेड है, मतलब वर्षा आधारित, वर्षा आधारित क्षेत्र है। और इसी इलाहाबाद में शंकरगढ़ जो है ब्लॉक है, वहाँ पूरा पठार है, सब पहाड़ी है, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं बुंदेलखंड की, वो सब कहाँ हैं, पहाड़ हैं। तो आप देखिए इलाहाबाद में फिर दो दो नदियाँ हैं, बालू है, ठीक है। इलाहाबाद जनपद ऐसा है कि जहाँ आपको लाल बालू भी मिलता है और सफ़ेद बालू भी मिलता है। तो इस सेंस में कह सकते हैं, जैसे मैं समझाना चाह रहा था कि ये टोटल रेनफेड एरिया जो है, रेनफेड एरिया का मतलब है वर्षा आधारित क्षेत्र। तो अब जो वर्षा आधारित क्षेत्र है 141 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर में वर्षा आधारित जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें 48%, कितना परसेंट, 48% एरिया पर वर्षा अगर होगी तो फसल का उत्पादन होगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 से आप 48 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 52। ये जो 52 अर्थात 52% जो एरिया है वो कैसी है, सिंचित एरिया है। कैसी एरिया है, वो सिंचित एरिया है। इसका मतलब कि यहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत का ऐसा कितना क्षेत्रफल है जिसपे फसल उगाई जाती है लेकिन वो वर्षा पर आधारित है, तो उसका आंसर क्या देंगे आप, 48 या 48%, ठीक। फिर क्वेश्चन आपसे आएगा कि कहीं दूसरी परीक्षा में पूछ लेगा कि भारत का सिंचित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो भारत का सिंचित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, 52% है। और टोटल कल्टीवेटेड एरिया 141। तो इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई। चलिए धन्यवाद इसके लिए। अब देखिए, जो ये हम पिछली क्लास में आपको इतनी चीजें बताए थे, अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत की आबादी है, जो जनसंख्या है भारत की, क्या है, जो भारत की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, उसकी अधिकतम, मतलब भारत की जो टोटल जनसंख्या है वो 50% से अधिक लोग किस पे आश्रित हैं, कृषि क्षेत्र पे, कृषि के रोजगार में, ठीक है, किसके, कृषि एवं, ठीक है, संबंधी, ठीक है, कृषि एवं कृषि से संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर एंड उसकी एलाइड ब्रांचें जितनी भी हैं, उससे कितने परसेंट लोगों का रोजगार सृजनित होता है, 52% से अधिक लोगों का। कितना परसेंट अधिक से लोग, मतलब भारत की जितनी आबादी, वो जनसंख्या है उसका 52% से अधिक, मतलब 50% से अधिक लोग परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। मतलब भारत की, अब क्वेश्चन आता है कि भारत को कृषि के द्वारा कितने प्रतिशत आजीविका मिलती है, कितने परसेंट लोग भारत पर आजीविका, इस पे भारत के लोगों को आजीविका का जो है, आजीविका का साधन
कृषि है। ठीक है, कितने परसेंट लोग जो है आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। तो 42.3%, 42.3% लोग जो है आजीविका का साधन क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, फिर हमें आपसे क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी किस पे, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। क्वेश्चन आता है कि जीडीपी में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या कहा जाता है, ग्रास, जी फॉर ग्रास, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट हुई भारत में, ठीक है, तब उस समय हम कैसे थे, भूखे और नंगे हुआ करते थे। जब भारत को आजादी मिली तो हम विश्व की जो है चौथी, पांचवी, तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं थे। जब अंग्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश को दे के गए थे तो हम कैसे थे, भूखे और नंगे थे, सावा कोदो पे हमारा जीवन यापन चलता था। ठीक है, सावा कोदो पे क्या चलता था, जीवन यापन चलता था, मोटे मोटे अनाज। तब तो हम लोग इस पृथ्वी पर आए ही नहीं थे, किताबों के माध्यम से जानकारी जो मिली है लोगों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से। तो भूखे नंगे हम भारत के लोग थे, ना हमारे पास कपड़े पहनने की व्यवस्था थी, ना अच्छे भोजन करने की व्यवस्था थी, ना सब्जियां थी हमारे पास। लेकिन जब 5 ईयर प्लान पहली बार भारत में आई तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी भूमिका थी, जीडीपी में उसका कितना योगदान था। जब फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान जब पहली बार 1950-51 में 1950-51 में 5 ईयर प्लान को हिंदी में क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना। उसका स्थान अब कौन ले लिया, नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया, उसका स्थान कौन ले लिया, अब नीति आयोग ले लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि पंचवर्षीय योजना की जगह पे अब भारत सरकार किस योजना को चलाती है। तो पंचवर्षीय योजना की जगह कौन सी योजना चलती है, नीति आयोग द्वारा जो है नीतियां निर्धारित होती हैं, इवैल्यूएशन होता है, क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हाँ, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भी उस समय देश के प्रधानमंत्री रहेंगे या हैं तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो 1950-51 में, कब, 50-51 में जो जीडीपी, किसका, जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था, 53.1%, 53.1%। ठीक है, फिर 1950-51 के बाद घटता ही गया धीरे धीरे। ठीक है, देखिए मुख्य मुख्य चीजें हम 5 ईयर प्लान की आपको बता देते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो फिर उसके बाद 1990-91 में ये 35% हो गई। कितनी इसका जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना था, 35%। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि गुरुजी जो है 50-51 का तो बताए, 90-91 का बताए। अब अगर आप एग्जामिनर होंगे, आप पेपर सेट करेंगे, या तो सेटर पहली पूछता है, या बीच में कोई बढ़ाव होता है, घटाव होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसको पूछता है, या वर्तमान समय में पूछता है। तो 2022-23 में, किसमें, 2022-23 में
2022 और 2023 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना योगदान था? 15%। लेकिन वर्तमान समय में, किस समय में? वर्तमान समय में वर्तमान समय में जो है इसका 18.2% एग्रीकल्चर का योगदान है भारत के ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में, ये में। चलिए, तो चीजें कंफर्म हो गई। अब कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे। और एक चीज और बताएं, ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से रोजगार भी लोगों को मिलता है और सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी भी एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी कहाँ है? कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन आता है जब आप एक्सटेंशन का पेपर देंगे, इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे क्या, जब उनसे क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन उठा देगा। ये सब किसके क्वेश्चन हैं? ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जो भी एग्जाम देंगे, हिंदुस्तान का कोई भी आप एग्जाम देंगे, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ कि सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है या किस सेक्टर में है? तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। और सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में ही, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में। इतनी बातें कंफर्म हो गई? अब कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसको पुनः बताने की जरूरत होगी। इस टॉपिक को हटाने से पहले, अगले टॉपिक को जाने से पहले एक बार फिर दोहरा देते हैं कि टोटल कल्टीवेटेड लैंड कितनी है? 141 मिलियन हेक्टेयर। 141 मिलियन हेक्टेयर का 52% क्षेत्र जो है भारत में सिंचाई होती है, जो सिंचाई पर आधारित है, और 48% एरिया जो है वो किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। फिर आपको हमने बताया जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में, जीडीपी का एग्रीकल्चर में वर्तमान समय में जो 2024-25 चल रहा है ये, ठीक है, इसमें कितना योगदान अभी 24 में था एग्रीकल्चर का? तो 18.2%। 22-23 में कितना था? 15%। ठीक है, सबसे अधिक किस में था? पहली पंचवर्षीय योजना में 1950-51 में कितना परसेंट था? 53.1%। और फिर आता है कि मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस में थी, या एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किस में थी? तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस में थी? पहली के बाद फिर 90-91 में। ठीक है, और फिर हमने बताया कि 5 ईयर प्लान की जगह अब भारत सरकार कौन सी प्लान चला रही है? नीति आयोग का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नहीं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है मोदी जी थे ना। मोदी जी हैं, और देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे इसके क्या होंगे? वो अध्यक्ष होंगे। ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे हम ये बताएंगे आपको कि जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और छूट गई थी, अभी हमारे दिमाग में आ गया कि विश्व कृषि दिवस, जैसे हर सबका कोई न कोई डे है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, बाल दिवस है, किसान दिवस है। तो इसी तरह विश्व एग्रीकल्चर दिवस भी है। तो विश्व एग्रीकल्चर दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे, ठीक है, विश्व कृषि दिवस, क्या यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है? विश्व कृषि दिवस आएगा कि विश्व कृषि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। कब? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है?
11 जुलाई, 11 जून को, जुलाई नहीं सॉरी, 11 जून को, ठीक है। विश्व कृषि दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है अगली टॉपिक होगी आपकी कृषि का इतिहास, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे आपको? कृषि का इतिहास, ठीक है। इति मतलब क्या होता है? बीता हुआ। और हास क्या होता है? कहानी या घटनाएं, ठीक है। चलिए, तो जो ये कृषि है इसका क्या इतिहास है? जैसे हम कृषि पढ़ा रहे हैं, ये हमने बताया था कि एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट एंड साइंस है। एग्रीकल्चर आर्ट एंड साइंस है। तो जो कृषि का इतिहास है इसको आप कृषि का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो कृषि का डेवलपमेंट है, वो सभ्यता के साथ जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं बढ़ी हैं वैसे वैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। उसी इतिहास को हमें यहाँ बताना है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में कौन था, ठीक है। तो जो और डेवलपमेंट कौन किया? मानव ही किया होगा। प्रागैतिहासिक काल में मानव ही तो डेवलपमेंट किया होगा। तो हम देरी नहीं करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट का ये है, सबसे पहले कौन आया पृथ्वी पर, किसको जाना गया? सबसे पहले जाना गया प्रागैतिहासिक मानव को। किसको जाना गया? एक तो समस्या है। सबसे पहले किसको जाना गया? प्रागैतिहासिक मानव, ठीक। कौन था पहले? प्रागैतिहासिक मानव, ठीक है। इसी प्रागैतिहासिक मानव को कुछ किताबें क्या बताती हैं? आदि मानव। क्या बताती हैं? आदि मानव। कुछ विद्वान इसको लिखते हैं आदि मानव, और विद्वानों की कमी तो है नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं जावा मानव, जावा मैन। क्या कहते हैं? जावा मैन, ठीक है। तो जावा मैन सबसे पहले आप जानिए कि जावा मैन है कौन। जब मैन है तो उसका भी कोई नाम होगा, कोई जंतु वैज्ञानिक नाम होगा। और देखिए, नाम लिखने की जो पद्धति थी वो थोड़ा सा आप जान लीजिए उसके बारे में, जिसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। जैसे नाम जो लिखा जाता है, जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम, दो ही नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम। तो जो जूलॉजिकल नेम, यहाँ क्योंकि जीव की बात हो रही है, जंतु की बात हो रही, बॉटनी की बात तो नहीं हो रही है, तो जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम जो है वो दो नाम पद्धति के तहत लिखा जाता है। जो इटैलिक जो लेखनी होती, किस भाषा में लिखी जाती है? इटैलिक। इटैलिक ऐसे तिरछा लिखा जाता है, ऐसे ऐसे तिरछा लिखते हैं ना, आप किताबों में देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इटैलिक जब नहीं लिख पाते हैं तो देखिए, जो मानव होता बहुत शातिर होता, कोई न कोई व्यवस्था कर ही देता है, ठीक है। जैसे झगड़ा है, पड़ोसी का लड़के से झगड़ा हो गया तो कहेंगे सारे मुकदमे लगा दो, और कहीं उस झगड़े में अपना लड़का शामिल है तो कहेंगे अरे यार वो तो चलो हो जाता है, ठीक। तो अध्ययन की दृष्टिकोण से, किसकी दृष्टिकोण से? अध्ययन की दृष्टिकोण से जो नामक ट्रेचर प्रणाली थी उसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति। क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति।
तो आपके मन में यह आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि दो नाम पद्धत किस वैज्ञानिक ने दिया होगा? तो लीनियस ने दिया था। कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धत, इस सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? लीनियस। ठीक है, लीनियस। ठीक। क्वेश्चन फिर बनता है आपकी परीक्षाओं में कि दो नाम पद्धति में इसका मतलब दो ही चीज लिखा जाता है। जैसे ये प्रागैतिहासिक मानव, आदि मानव या जावा मानव, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो नहीं, इरेक्टस। होमो इरेक्टस। ठीक है। ये जो हमारे प्रागैतिहासिक मानव हैं, जो हमारे आदि मानव हैं, जो जावा मानव हैं, इनका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस। ठीक है। तो होमो इरेक्टस, हमने कहा कि द्विनाम पद्धत, लिखा तो दो नाम ही है, दो चीज लिखा गया है इसमें। होमो अलग लिखा गया है, इरेक्टस अलग लिखा गया है। होमो अलग लिखा गया है, इरेक्टस अलग लिखा गया है। क्वेश्चन आता है कि द्विनाम पद्धति में पहले क्या लिखा जाता है? पहले वंश लिखा जाता है या जाति लिखी जाती है? तो सबसे पहले यह जानिए कि इसमें दो चीजें लिखी जाती है, वंश लिखी जाती है और क्या लिखी जाती है? जाति लिखी जाती है। ठीक है। वंश पहले होता है और जाति सेकंड नंबर पे होती है। इसका मतलब वंश को क्या कहा जाता है? स्पेसीज कहा जाता है। जात को नहीं, वंश को जीनस कहा जाता है। सॉरी, वंश को क्या कहा जाता है? वंश को जीनस कहा जाता है। ठीक है। और जाति को क्या कहा जाता है? स्पेसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेसीज कहा जाता है। अब आपको अगर याद करना है तो यहां से जी उठा लीजिए और यहां से यस उठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जी यस। कभी भूलेगा ही नहीं, एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी आपको भूलेगा ही नहीं कि नामक ट्रेचर प्रणाली में पहले क्या लिखा जाता है। याद रखिए, जी एस, जी फॉर जीनस, यस फॉर स्पेसीज। इसका मतलब पहले जीनस लिखा जाता है, जीनस का मतलब पहले वंश लिखा जाता है। तो होमो क्या है? वंश है। और इरेक्टस क्या है? स्पेसीज है, जाति है। ठीक। तो द्विनाम पद्धति कंफर्म हो गया। अब देखिए, होमो इरेक्टस की खोज कब हुई? 15 लाख वर्ष पहले। जो हमारा ये था क्या, आदि मानव, प्रागैतिहासिक मानव, जावा मानव, इसकी खोज कब हुई थी? कब हुई थी? 15 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, या पहले। ठीक ना। फिर उसके बाद जब इनके ये क्या करते थे, ये खाना बदोश जीवन जीते थे। ठीक है। 10 लाख वर्ष बाद, मतलब फिर ये 15 लाख पहले इनका पता चला, और 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व ये जो है। अच्छा आप बताओ कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र की होती है? जहां गर्म होता वहां जनसंख्या अधिक होती है कि जहां ठंडक होती वहां होती है? कहां होती है? जहां गर्म होती है। तो सबसे ये जो है दो एरिया में फैल गए। ये जो जावा मानव थे, जो प्रागैतिहासिक मानव थे, जो आदि मानव थे, ये अपनी क्या, जहां ये जा सकते थे, जिस वातावरण को अडॉप्ट कर सकते थे, जिस जलवायु में ये बढ़ सकते थे, रह सकते थे, डेवलपमेंट कर सकते थे, उस जलवायु की तरफ ये भागे लोग। ठीक है। तो 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व ये क्या हुआ? ये दो एरिया में भागे। एक एरिया थी उष्ण, एक एरिया क्या थी? उष्ण। दूसरी एरिया क्या थी? शीत थी। ठीक। जो उष्ण एरिया थी वहां इनकी जनसंख्या विस्फोट हुई, मतलब बढ़ी। तो ये सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप में देखे गए। कहां देखे गए? अफ्रीका में। ठीक है। अफ्रीका किस तरह का
देश है, उष्ण है ना, ठीक। और अफ्रीका में कुछ पार्ट क्या है, ठंडा भी है। आप कुछ हमको लगता है 1999 या 2000 के आसपास जो अफ्रीका में एक आंदोलन चला था, श्वेत अश्वेत, गोरे बनाम काले, वहाँ क्रिकेट टीम थी, तो उस पर प्रतिबंध लग गया था कि लोग गोरे काले को नहीं देखना पसंद करते थे और काले गोरे को। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, नौकरी मिल गई तो चाहे काले हो या गोरे हो, वहाँ द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ तो लोग प्रगति देखते हैं, पैसा देखते हैं, ठीक है। आप सलमान खान के पिताजी हो, कोई मतलब नहीं, आप बेरोजगार हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक ना। तो श्वेत अश्वेत की बात हो रही थी, अफ्रीका में आंदोलन चला था। नेशनल मंडेला कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। वो इसके नायक थे, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी आज़ादी के नायक थे। तो जनसंख्या का विस्फोट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो चाहे मानव हो या जानवर हो, पशु हो या मानव हो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी, उष्ण क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में। भारत में इतना विस्फोट क्यों है, क्योंकि हम कैसे हैं, समशीतोष्ण हैं। हमारी जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण। तो कई कारण होता है जनसंख्या विस्फोट का, तो उसमें एक कारण क्या है, जलवायु का भी है। तो हमने कहा कि प्रागैतिहासिक मानव, आदि मानव, जावा मानव, ये 15 लाख वर्ष पहले देखा गया, और 15 लाख वर्ष के बाद, 5 लाख वर्ष बाद ये किधर भगे, 2 पार्टों में बट गए। कुछ किधर गए, उष्ण की तरफ गए, कुछ कहाँ गए, शीतोष्ण की तरफ गए। जो उष्ण की तरफ गए उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, और जो शीतोष्ण की तरफ चले गए उनकी जनसंख्याएं कम रही, ठीक। तो होमो इरेक्टस में, होमो क्या है, ये वंश है, और ये क्या है, इरेक्टस क्या है, जाति है, ठीक। अब देखिए, आदि मानव ही ने क्या किया था, जो आदि मानव हैं उन्होंने 500,000 क्या, हजार वर्ष पूर्व ज्यादा शोभनी शब्द लिख दे रहे हैं क्या, कि पहले लिखें, हाँ। अरे कोई लड़का कह देगा बहुत विद्वान बने हैं, पूर्व लिख रहे हैं, चलिए हाँ अब लिख पहले। भाई गायक का मतलब क्या होता है, श्रोता के हिसाब से गाए तब तो वो गायक है। अब अपने हिसाब से अपनी धुन में गा रहा है कि मेरे यार की शादी है तो बजाओ ना बाजाओ, उससे क्या मतलब है, उसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं। तो आदि मानव ने ही 5000 वर्ष पूर्व या पहले, सबसे पहले इसको आग की जानकारी हुई। किसकी जानकारी हुई, आग पर ये क्या पाया, नियंत्रण पाया, मतलब जानकारी मिली, ठीक। और एक जानकारी हम आपको और दे दें, जैसे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो अब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए उसके लिए क्या करना है, आप शब्द के नीचे शब्द लिखिए, आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हम भारत के लोग, ठीक, लिखना है, आगे नीचे कोई सेंटेंस लिखना है, या बड़े लोगों की बातें बड़ी बड़ी बातों से नहीं अपितु की छोटी बातों से पहचानी जाती है। मतलब बड़े लोग कैसे पहचाने जाते हैं, छोटी बातों से। अब ये नहीं फेंक रहे हैं कि लंबा लंबा फेंकते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको लिखना है, हम अच्छे से हैं, आप भी अच्छे। अब देखिए, जब आप शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे, चाहे जितना खराब लिखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और जो गैप हो शब्द के बीच में, वो मतलब एक कोशिश करिए कि एक मतलब मेंटेन दूरी, जो उनकी डिस्टेंस हो आपस में,
नियमित दूरी पे हो। हाँ ठीक है, चलिए, क्योंकि गुरु हैं, उल्टा सीधा ज्ञान भी देना जरूरी है। हैं? गुरु की गोद में दोनों पलते हैं ना, क्यों? हाँ, निर्माण और विनाश दोनों पलते हैं गुरु की गोद में। अरे अबू सलेम भी तो किसी का चेला ही रहा होगा, क्यों? और स्वर्गीय अब्दुल कलाम भी किसी के शिष्य रहे होंगे, तो दोनों तो गुरु की ही बाहें हैं। चलिए, तो कहां थे हम? आदि मानव या जावा मानव या प्रागैतिहासिक मानव, किस पे नियंत्रण पाया, किसकी खोज किया? आग की। कब किया था? 5000 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, अब इसके बाद प्रगति की अगली जो है कड़ी स्टार्ट होती है। देखिए, जो था पहला था होमो इरेक्टस। अब देखिए, ये नामक द्विपद्धति नामक ट्रेचर प्रणाली है, लेकिन हम जब इटैलिक नहीं लिख पाते हैं तो उसको कहा जाता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो जो विद्वान गण थे उन्होंने कहा यार तिरछा लिखने कौन बार बार जो है इटैलिक लिखे, लाओ उसके नीचे दो ठो क्या की जाए, पाई खींच दिया जाए, तो वो इटैलिक मान लिया जाता है। समझिए कि नहीं? हाँ, ये लाइन जो दो बड़ी पाई खींची गई है, ये इसका द्योतक है कि हम इटैलिक लिखना नहीं जानते, लेकिन ये इटैलिक है। ठीक ना? चलिए, तो होमो इरेक्टस इसको क्या कहा गया? जावा मानव कहा गया, आदि मानव कहा गया, बार बार। चलिए, जो कहा गया। अब अगला आया कौन? होमो, कौन आया भैया? होमो सैपियंस। ये छोटा है, होमो सैपियंस। ठीक है, ये कौन सा मानव था? ये आधुनिक मानव का पूर्वज था। ये कौन था? आधुनिक मानव का, आधुनिक मानव के ये क्या हैं? पूर्वज। ठीक है, आधुनिक मानव के पूर्वज जो है ये कब रहते थे? ये 250,000 वर्ष पहले। क्योंकि ये क्या थे? ये चिंपैंजी की उत्पत्ति थे। और जब इन होमो मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। होमो का अर्थ क्या होता है भैया? होमो मतलब समान। ठीक, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। जो एक समान हो और क्या हो? सीधे हो। वो हमारे कौन थे? हमारे प्रागैतिहासिक मानव थे, आदि मानव थे, जिन्हें आदिम मानव भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां फिर होमो हो गया। ठीक है, सैपियंस मतलब होता है जो समझदार हो, जो समझ सके। सैपियंस मतलब क्या होता है ए भैया? समझदार या समझ सके। सैपियंस मतलब समझदार, मतलब इनका मस्तिष्क और थोड़ा सा डेवलप हुआ। ठीक ना? ये क्या करते थे? ये खाना बदोश जीवन जीते थे, कंदमूल पे अपना जीवन यापन करते थे। आग का इनको खोज हो ही गई थी। ठीक है, अब जब ये खोज हो गई थी, इनका भरण पोषण हो जाता था। लेकिन इसके बाद नंबर आता है प्रगति की, जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब तक मानव की प्रगति नहीं होगी तब तक कृषि की प्रगति नहीं होगी। जैसे पुराने लोग कहते हैं, पुराने मतलब जिनकी एज ज्यादा हो, कि जिस क्षेत्र का विकास करना है निवास वहां बनाइए। जिस क्षेत्र का विकास करना है निवास अपना वहां बनाइए। हमारे नेतागण चुनाव क्यों हार जाते हैं? रहते लखनऊ है, विधानसभा है जो है इसौली, रुदौली, मिल्कीपुर। क्यों?
अब दुधई बुधई को बीमार हुआ, कुत्ता काट लिया, आप कहाँ हैं विधायक जी? कहाँ हैं? लखनऊ और दिल्ली। तो लोगों ने कहा है कि जिस क्षेत्र का विकास करना है निवास आपको वहां बनाना होगा। गांव का प्रधान बनना है तो गांव में रुकिए, बीडीसी बनना है, प्रमुख बनना है तो गांव में रुकिए, जिले पर रहेंगे तो उड़ जाएंगे वहीं से। ठीक है? जब गांव का दुख सुख आप नहीं जानोगे, आपको पहले सेवक बनना होगा ना। चलिए, तो क्या था? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस ये कौन थे? ये आधुनिक मानव, मतलब हम लोग जो हैं वो क्या हैं? आधुनिक मानव हैं। ठीक भैया? अब देखिए क्वेश्चन कहां से आएगा कि होमो सैपियंस, सैपियंस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, होमो सैपियंस, सैपियंस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस, सैपियंस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस, सैपियंस जो है आधुनिक जो है मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस किसका है? इनके जो पूर्वज थे उनका है। ठीक है? अब जो आधुनिक मानव हैं, कौन मानव? जो आधुनिक मानव हैं ये जो है ये 35 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में देखे गए थे। आधुनिक मानव पहली बार कहां देखा गया था? अफ्रीका में। और आधुनिक मानव को ही हथियार और औजार का नॉलेज था। हथियार और औजार का क्या था? जानकारी थी। बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे। ऐसा है कि अब हथियार और औजार की बात आ गई। जो आधुनिक मानव थे, हमारे जो पिताजी के पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी, ठीक है, दादा के परदादा जो हुआ करते थे, रहे होंगे, वो क्या थे? शिकारी थे। वो क्या करते थे? शिकार करते थे। और जब शिकार करते थे तो ये जान लीजिए एक शिकारी को क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए 1 by 1 किलोमीटर की जरूरत पड़ती थी। चाहे जितना निपुण शिकारी हो, राजा दशरथ भी रहे होंगे तो उनको भी 1 किलोमीटर की एरिया चाहिए थी शिकार करने के लिए। ये बताइए अगर 100 शिकारी हो गए तो जिला गायब। तो तब तो द्वंद्व शुरू होगा ना। जब द्वंद्व शुरू हुआ तो कहा अब हम बताते हैं तुमको। तो कह लाओ अब कुत्ता पालते हैं। स्वामी भक्त क्या पाले? कुत्ता पाले। तो क्वेश्चन आता है कि पहला पालतू जानवर कौन है? तो पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। ठीक, फिर एक शिकारी को शिकार करने के लिए 1 by 1 वर्ग किलोमीटर की जरूरत है, लेकिन 1 by 1 किलोमीटर अगर आप चारा उगाते हैं, क्या उगाते थे हमारे जो पूर्वज? चारा जो उत्पादन करते थे तो उसमें कितने लोगों का जीवन यापन चलता था? 3 लोगों का। कितने लोगों का? 3 लोगों का। लेकिन जब ये एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, अब चारे की बात आ गई, चारा खाने वाले को भी बता दें। चारा खाने का मतलब आएगा क्वेश्चन कि झुंड में पाला जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो झुंड में पाला जाने वाला पहला जानवर भेड़ था। ठीक, दूसरा कौन थी? बकरी। तो किसी किसी बुक में आप पा जाएंगे कि भेड़ और बकरी। देखिए भेड़ जो है 8700 ईसा पूर्व में पालन इसका स्टार्ट हुआ, और बकरी का कब हुआ? 7700 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि चारा 1 into 1 वर्ग किलोमीटर में अगर आप शिकार करते हैं तो एक व्यक्ति शिकार करता है, लेकिन हमारे पूर्वज 1 by 1 किलोमीटर में चारा का उत्पादन करते थे, तो उसमें कितने लोग का जीवन यापन होता था? 3 लोगों का। तो चारा खाने वाला कौन था? बकरी थी ना। तो सबसे पहले झुंड में पाला जाने वाला जानवर क्या पाले हमारे पूर्वज?
भेड़ और बकरी पाले, ठीक है। और इस समय वर्तमान समय में, किस समय, वर्तमान समय में, मतलब जब टेक्निकल एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, मतलब टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं हुई थी, तो 1/1 किलोमीटर, क्या 1/1 वर्ग किलोमीटर में 100 आदमियों का, कितने का, 100 आदमी का भोजन हमारे लोग करते थे। ये बताइए संघर्ष यहां ज्यादा था, यहां था कि यहां था? सबसे ज्यादा लड़ाई ऊपर होती थी। लड़ाई स्टार्ट हुई तो कुत्ता का पालन हुआ, चारा बोना स्टार्ट किए तो भेड़ बकरी पाल लिए, तो उसकी मांस खाते थे, ठीक है। और जब उसके बाद मांस खाते खाते आदमी उब गया तो कहा यार अब कहाँ चलो, शिफ्ट होते हैं एग्रीकल्चर में। तो वहीं जंगल काटे, पत्थर की क्या हुआ करती थी, कुल्हाड़ी हुआ करती थी, ठीक है। उससे जंगल काटते थे, उसको जलाते थे, वहां फील्ड बनाते थे, मतलब खेती योग्य भूमि बनाते थे, और फिर वहां पे लकड़ी के डंडे से गड्ढा बना के उसमें बीज डालते थे, और जो बीज उगता था उसी को वो खाते थे। वहीं से स्टार्ट होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्वेश्चन आता है, झूम खेती उसे कहा जाता है, ठीक है। और झूम खेती तब अच्छी थी, अब श्राप है। पक्षियों ने यूं ही शोर नहीं मचाया होगा, कोई शिकारी जंगल की तरफ आया होगा, ठीक है। तो जब पक्षी चहचहाने लगे तो समझिए कि कोई शिकारी जंगल की तरफ आ रहा है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको कि अब जो इस समय हो रहा है, नॉन टेक्निकल जब एग्रीकल्चर लोग करते थे हमारे लोग, तो 1/1 किलोमीटर में 100 आदमियों का भोजन मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में, किस समय में, वर्तमान समय में, अब जो अब है, ठीक है, एक व्यक्ति, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, एक व्यक्ति जो खेती करता था वो 5 लोगों का पेट भरता था। कितने लोगों का? 5 मेंबर्स का पेट भरता था। लेकिन जब क्या स्टार्ट हुई, 16वीं शताब्दी आई, एग्रीकल्चर में क्रांति आई, एग्रीकल्चर की व्यापारिक या कमर्शियल खेती स्टार्ट हुई, तो 5 व्यक्ति जो है वो 100 आदमी का भोजन पैदा करते हैं। 5 व्यक्ति कितने व्यक्तियों को भोजन कराते हैं? 100। ये क्या थी? ये प्रागैतिहासिक के बाद की, जो हमारे पूर्वज थे वो काम करते थे। लेकिन जब आधुनिक खेती शुरू हुई, मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो क्या स्टार्ट हुआ? 5 व्यक्ति, जैसे अब इसमें 5 व्यक्ति 100 लोगों के लिए खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में हम इसको समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि कौन सी फसल का कब, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ईयर बाय ईयर। देखिए सबसे पहले कुत्ते का पालन हमने बता ही दिया था। 8700 में क्या आई थी? भेड़। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ठीक। 7700 में क्या आई थी? बकरी। कहां से आई थी? बकरी का पालन शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि बकरी हो गई, बकरी के बाद गेहूं, मतलब कृषि की जब खेती हुई, मतलब फसल उत्पादन शुरू हुआ, तो सबसे पहले किस सन में? 7500 में। कब? 7500 में क्या सबसे पहले उगाई गई? जौ और गेहूं। जौ को ही इतिहास में यौ भी कहा जाता था ना, शास्त्रों में क्या कहा जाता था? यौ कहा जाता था। जौ को ही यौ। बहुत विद्वान अगर पेपर बनाने वाला मिल गया ना तो यौ लिख देगा, ठीक है। कुछ विशिष्ट टाइप के जो है सेलेक्टर होते हैं, पेपर सेलेक्ट करते हैं, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी डाल देंगे ना कि आप जिंदगी में देखे ही नहीं होंगे कि टर्मिनोलॉजी आई कहां से। क्योंकि वो जैसे फ्रस्ट्रेट लोग इस तरह पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? जौ आया, और जौ को कौन खाता है? गाय। जौ को कौन खाती है? गाय। जब गाय खाएगी तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारी गाय माता कहां से आई थी। अच्छा, गाय को माता क्यों कहा जाता है? फिर कभी बताएंगे। गाय को मां का दर्जा क्यों दिया गया है? साइंटिस्ट बताओ। गाय को ना 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 सुनिए, गाय को मां क्यों कहा जाता है?
लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है क्या? चलिए, गाय को माँ क्यों कहा जाता है? देखिए, जितने कंपोजिशन हमारी माँ के दूध में होते हैं, जो कंपोजिशन सेम वही कंपोजिशन गाय के दूध में होता है। बहुत शार्ट में बता रहा हूं। जितना लैक्टोज, ग्लूकोज, प्रोटीन जो माँ के दूध में पाया जाता है, सब गाय के दूध में पाया जाता है। हम अपने माँ के पेट से 9 महीने में पैदा होते हैं। गाय बच्चा भी अपने जो बच्चे को 9 महीने में देती है, अर्थात गाय को इसीलिए क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो गाय 6000 में, ठीक ना। उसके बाद गाय के बाद मक्का 4400 में। कब? मक्के की खेती कब हुई? 4400 में। और मक्के के बाद क्या शुरू हुआ? आलू क्या हुआ? आलू 3500 में या 3400? 3500 में। 3500 में आलू, और उसके बाद 2300 में अरहर, 2200 में धान। देखिए, सबसे ज्यादा धान पूछा जाता है, ठीक है। धान की खेती कब आरंभ हुई? कब हुई थी? 2200 में, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया? 16वीं शताब्दी में, ठीक है। जब हम आयात और निर्यात करने लगे, तब इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और यहीं से स्टार्ट होती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की कहानी। मॉडर्न कृषि यहीं से स्टार्ट होती है। अब मॉडर्न कृषि हम कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, बताएं, सुनाएं। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो लोगों को बताएं, दिखाएं, सुनाएं, और जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, और जो पढ़ा सकते हैं वो हमसे संपर्क करें। हम एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म उनको देंगे, ताकि, और पैसा भी आपको देंगे, आप पढ़ाओगे। हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों को, जो अच्छे टीचर हैं, जो चाहते हैं कि समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए, समाज को एक दिशा दी जाए, वो हमसे जुड़े। धन्यवाद।